मैंने किसी लेक्चर के दौरान शायद ये कहा है, मुझे लग रहा है जैसे मैंने ये कहा है कि यानी कि मिस्टेकनली कि रोमन्स इंग्लैंड के अंदर जब आए थे तो वो टाइम पीरियड मैंने 300s कहा होगा और शायद मैंने 300 के साथ बीसी भी कह दिया, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। वो हुआ ये कि एक स्टूडेंट ने मेरे से सवाल पूछा और उसने बहरहाल वो लेक्चर्स नहीं सुने हुए थे, तो उसने जब मेरे से सवाल पूछा मैंने उससे बताया कि रोमन्स की जो डेट है वो 300 BC है। अच्छा, मैंने ऐसे ही बस एक फ्लो में उसे कह दिया और उसके बाद उसने मुझे जब दोबारा पूछा कि सर ये BC, तो फिर मैंने उसे कहा नहीं नहीं ये AD है। तो मुझे फिर ख्याल आया कि कहीं मैंने बेध्यानी में ऐसे ही आप लोगों को भी ना कह दिया हो, तो अगर मैंने आपको कहा था तो उसको ज़रा करेक्ट कर लें कि वो 300 BC जो है ना वो तो अरिस्टोटल का टाइम पीरियड है, ठीक है। 300, 320, 330 ये वाला सारा जो टाइम पीरियड है ये अरिस्टोटल का है, और जो रोमन्स इधर आए हैं वो 300 और 400 वाली बात है, ठीक है। 390 BC है मेरा ख्याल है जो रोमन्स यहाँ पे आए हैं, ठीक है। ये एग्जैक्ट डेट्स तो कोई भी नहीं बता सकता, यानी कि अंदाजा जो है, तो ये आफ्टर मैंने फिर BC कह दिया है। AD, सॉरी, 330 AD और या 390 AD या जो भी है, ठीक है। ये असल में एक वो फ्लो बना हुआ है तो उसके अंदर बंदा बोलता जो है ना वो मैं कह दिया गलत, तो आप लोग ना इसे नोट कर लें, ठीक है। मैं ये मेरा ख्याल है चैट पे एक बार लिख दूं ताकि एक दफ़ा पूरा क्लियर हो जाए। 390 और समवट 390s और साथ में लिख देता हूँ AD। ये अब मेरा ख्याल है आप लोगों को कोई ऐसा इशू नहीं होगा, ठीक है। इसको ज़रा अपने पास नोट कर लें, ठीक है। 43 AD टू यू कैन से, लेकिन इसमें जो है ना 43 में वो ये था, ये नासिर ने मुझे मैसेज किया, 43 में वो आया था जूलियस सीजर, वो आया था इंग्लैंड, और उसके बाद फिर जो लोग थे मिशनरीज वो आते रहते थे, ठीक है। लेकिन जो असल स्ट्रॉन्ग उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड डेवलप किया था वो 400s के अंदर जाकर उन्होंने ये कर लिया था अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड डेवलप, ठीक है। और फिर वहां पे उन्होंने कोई 90-80 ईयर्स के करीब हुकूमत की है या बल्कि इससे भी ज्यादा की है, और उसके बाद फिर जो है ना उनका डिक्लाइन हो गया, ठीक है। रोमन एम्पायर टूट गई थी, तो रोमन एम्पायर टूटी और ये मुस्लिम्स आ गए ना उसके बाद, यानी कि 500s का जो एंड है ना इसमें मुस्लिम्स की कैंपेनिंग हुई, और फिर उससे पहले ये हुआ था कि रोमन्स की एक वॉर हुई थी पर्शिया के साथ, ईरान के साथ, ठीक है। उसके अंदर रोमन्स जो है वो हार गए थे, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात है, ठीक है। तो उसमें रोमन्स हार गए थे, और उसके बाद आफ्टर 9 years या शायद 7 years, 7 to 9 years रोमन्स जो है फिर वो फतेह याब हो गए थे, ठीक है। और उसके बाद फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है उसके बाद एक मार्का हुआ था जिसमें मुस्लिम्स ने डिस्ट्रॉय किया था रोमन एम्पायर को, ठीक है। यह तो बकर के दौर की बात है। तो रोमन एम्पायर शिकस्त दी थी, बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं हुए थे, शिकस्त हुई थी, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बरल डिक्लाइन आता गया। तो रोमन्स जो है फिर वो सिर्फ रोम के अंदर ही रह गए थे जो कि इटली के अंदर है आजकल। और वेटिकन सिटी में उन्होंने अपना रोमन कैथोलिक चर्च बनाया हुआ है। हाँ जी, ये हाथ खड़ा किया, जल्दी बताएं। अच्छा, गलती से हो गया शायद। अच्छा, तो ये जो सारा था ना रोमन्स ने जो यहाँ पे कंट्रोल किया था, वो मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ वाला जो एरिया था, नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, और जहाँ पे जो सिटी है यॉर्क सिटी है, जिसके अंदर ये सारा कुछ उन्होंने अपना इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। अपनी ये सारी बैटलमेंट्स वगैरह जो भी उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, और बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था उनका, और उसके बाद फिर डिक्लाइन आना शुरू हुआ, और जो भी जिस तरह भी होगा, ठीक है। एक तो ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट जो है ना वो रिलेटेड है स्टूडेंट्स की प्रेपरेशन से। अच्छा, प्रेपरेशन से रिलेटेड किस सेंस में है कि मैंने काफ़ी दफ़ा सबको बता दिया है, और टाइम एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस ओवर एंड ओवर अगेन, और मैं बार बार ये दो दो एक्सप्रेशन इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहा हूँ इस पर कि MCQs पढ़ने से कभी तैयारी नहीं होती। MCQs अगर आप पढ़ते रहें, आप 5000 MCQs पढ़ लें, आपकी तैयारी नहीं होगी, ठीक है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि MCQs एक इंटेंसिव किस्म का एग्ज़ाम है, ठीक है। MCQs शुरू क्यों किए जाते हैं, शुरू क्यों किए गए थे? वो इसलिए किए गए थे कि लोग जो है ना रट्टा लगाते थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि रट्टा लगाने के, जिसको क्रैमिंग आप कहते हैं, उसकी बजाय हम क्यों ना ऐसा देखें कि स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं या नहीं है, ठीक है।
अब उन्होंने जब स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे, आप में से किसी ने कभी ओ लेवल्स या ए लेवल्स का पेपर देखा है? पेपर नहीं, सॉरी, उनका कोर्स देखा है किसी ने कभी? ठीक है, अगर आपने देखा होगा, ठीक है, या कैम्ब्रिज की बुक देखी हो या ऑक्सफोर्ड की बुक देखी हो, आपने अगर देखी होगी तो आपको पता होगा कि उसके अंदर जो भी सारे सवालात होते हैं, कॉन्सेप्ट्स उन्होंने लिखे होते हैं, यानी कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो लिखे होते हैं, उनको एलेबोरेट किया होता है। और जब एग्जाम आता है तो उसके अंदर आप बच्चे जो हैं वो सारे अपने वर्ड्स में लिखते हैं। ठीक है, ये जितने भी आप प्राइवेट स्कूल्स हैं बड़े जिनके नाम है, वो सारे बच्चे अपने वर्ड्स में लिखते हैं। ठीक है, टीचर क्या करते हैं? टीचर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, उनको अल्फाज नहीं मुंह में डालते उनके। ठीक है, वो सिर्फ उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अब उन बच्चों से अगर आप, जब उनका गैट का टेस्ट होता है, ठीक है, या फॉरेन जीआरई टेस्ट होता है, या सैट का टेस्ट होता है। ठीक है, सैट जो है एक एग्जाम है जो पाकिस्तान में लम्स यूनिवर्सिटी लेती है। ठीक है, यानी कि लम्स उनको एक्सेप्ट करता है। वैसे अमेरिकन एग्जाम होता है, यानी कि अमेरिका के स्टूडेंट्स, अगर आपने अमेरिका में अप्लाई करना है तो सैट एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने इंग्लैंड में अप्लाई करना है पीएचडी के लिए और आपके पास डिग्री कोई नहीं है पहले यूके की, तो फिर आपको जीआरई का एग्जाम देना पड़ेगा। और मैंने पीएचडी के एस्पिरेंट्स को देखा है, जीआरई का एग्जाम क्लियर नहीं होता उनसे। पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं, उनसे जीआरई का एग्जाम नहीं क्लियर होता। ठीक है, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट्स नहीं होते। और जो स्टूडेंट्स सैट क्लियर करते हैं वो कौन से बच्चे हैं? जो ये ओ लेवल्स के पढ़े हैं या ए लेवल्स पढ़े हैं। ठीक है, जितना मर्जी लाइक बंदा हो, क्योंकि वो इस सिस्टम से गुजरा ही नहीं है, तो उसको कैसे पता होगा कि कॉन्सेप्ट्स को मैंने किस तरह मैनेज करना है। अब आपने 1 मिनट के अंदर वो जब सवाल देना होता है जवाब, वो आप कैसे देते हैं? वो इस तरह देते हैं कि मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है तो आप फौरन बता देते हैं। ये कॉन्सेप्ट, ये होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपने जब पानी पीना है तो आप ये करेंगे कि 6 किस्म के गिलास मार्केट में है तो आप 6 के 6 ले आएंगे और उन सब से पानी पी पी के देखेंगे कि किस तरह पानी इनसे पीना है? या आप सिर्फ पानी पीना सीखेंगे और उसके बाद जो मर्जी गिलास आ जाए आप पी लेंगे, बेशक हाथ का चिल्लू में पीना हो या बेशक मिट्टी का बर्तन हो या कुछ भी ना हो, जमीन जो चश्मा चल रहा है उससे पानी पीना हो। तो अब आप क्या सीखना चाहेंगे? यकीनन पानी पीना सीखेंगे, क्योंकि जरूरत तो पानी की है कि पानी हमने पीना है। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है कि गिलास कौन सा है। ठीक है, अगर ड्राइविंग सीखनी है तो क्या सारी गाड़ियों की ड्राइविंग सीखता है एक बंदा, या सिर्फ ड्राइविंग सीखता है और उसके बाद जिस मर्जी गाड़ी भी बिठा दो? ऑब्वियस बात है कि पहले वो ड्राइविंग सीखता है फिर जिधर मर्जी बिठा दो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि आपको पता हो लिटरेरी एजेस क्या है, क्यों डिवाइड क्यों किया गया है, और लिटरेरी एज को हम किस से दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन से राइटर्स हैं जो किस लेवल पे जाके लिख रहे हैं। कोई रोमांटिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा है, कोई सेकुलर है, कोई मेटाफिजिकल है, कोई जो भी यानी कि राइटर है जिस तरह का भी। तो इस राइटर का आपको पता हो और फिर उस राइटर के बारे में जो मर्जी सवाल कर लें आप उसका जवाब दे दें। ठीक है, मैं इसके लिए तैयार कर रहा हूँ। और जो लोग एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं वो एक अपने आप को एक तो गुंजल में डाल रहे हैं। गुंजल क्या है? आपको एक सवाल का जवाब नहीं आएगा, आपको लगेगा लो जी मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। आप 10 देखेंगे, एक दिन में 10 ही नहीं आते, फर्ज करें, आपको लगेगा मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैंने तो फेल हो जाना। ठीक है, एक तो ये बात है। और दूसरी बात मैं बता चुका हूं आपको, बेवकूफ़ी है ये तो। पहले नंबर पे तो बेवकूफ़ी है। ठीक है, दूसरे नंबर पे इससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और आप परेशान भी हो जाते हैं। फिर तीसरी बात ये, अगर आपको किताबें हैं ना, ये डोगर की हो या किसी राजपूत की हो या किसी की भी हो, मुझे नहीं पता किस किस की किताबें हैं, ये जो इनकी किताबें मौजूद हैं इनके अंदर अक्सर सवालों के जवाब गलत होते हैं। इवन स्पार्क नोट्स एक वेबसाइट है उसके ऊपर भी गलत होते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स गलत होते हैं, उन पे ऑप्शन ही गलत सेलेक्ट की होती है। यानी कि आप उन पे जब करते हैं तो वो आपको मतलब सेलेक्ट ही नहीं करने देता वो वाली ऑप्शन, और अगर कर लें तो फिर वो रेड हो जाता है कि ये आपका सवाल गलत है। तो ये मैं वहां में फायर नहीं कर रहा, अगर आप किसी को चाहिए होंगे तो मुझे बता दें, मैं आपको वो जो ग्रुप है उसके अंदर भेज दूंगा स्पार्क नोट्स के अंदर के किस तरह गलत किया हुआ है। और डोगर वाली जो किताबें हैं, इस तरह की जो भी किताबें हैं, वो सारी किताबें उनके अंदर कोई ना कोई एमसीक्यूज गलत हैं। और आपका एक एमसीक्यू आपको पता है कितना मैटर करता है? -25 या +1, ये रेशो है। यानी कि अगर आप अच्छा करेंगे तो +1 है और नेगेटिव मार्किंग हुई तो 0.25। ठीक है, -0.25। और बहुत से लोग, अगर 53 मेरिट है
तो 52.75 पे भी फेल होते हैं, पता है आपको। यानी कि पॉइंट्स के अंदर आपके लिए इतना मैटर करता है, ठीक है। तो गलत एक जवाब गलत होने का मतलब है कि आप अपना पूरा चांस ज़ाया कर सकते हैं। उससे बेहतर ये होगा कि आप सवाल ही ना करें। अब वो कैसे पॉसिबल होगा कि आप सवाल ना अटेम्प्ट करें, क्योंकि जब आपने एक तरीके से तैयारी करते हुए आएंगे और प्रॉपरली आपने सारी एजेस पढ़ी होंगी, आप एक कॉन्फिडेंट होंगे, आप एक तो कि यार कोई ऐसा राइटर नहीं जिसका मुझे ना पता हो, ठीक है। एक तो ये कॉन्फिडेंस होगा। दूसरा, कोई ऐसा वर्क नहीं है जिन इन राइटर्स का मुझे ना पता हो, जो मेजर राइटर्स हैं उनका कोई वर्क ऐसा होगा ही नहीं जो आपको ना पता हो, ठीक है। फिर कोई ऐसा मेजर वर्क नहीं है जिसके मुझे अंदर चीजों का नहीं पता कि अंदर क्या है। इतनी तैयारी आपकी एमए के पेपर के अंदर भी नहीं हुई होगी कभी, ठीक है, जितनी इंशाल्लाह हमने यहाँ पे हमने करनी है। उसके अलावा लिटरेरी टर्म्स हैं, वो अब कोई मैंने मौकल तो रखे नहीं हुए, मुझे बताएंगे कि पेपर में कौन से आ रहे हैं, लेकिन जो मैंने देखा है कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं और जो बहुत अरसे से चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं, लिटरेचर के अंदर यूज़ होती हैं, और टीचर्स किस तरह चीज़ों को देख रहे होते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके लिए जो सिलेक्ट की हुई लिटरेरी टर्म्स वो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, जो सब पेपर में आ सकती हैं। वैसे तो बड़ी लिटरेरी टर्म्स है, ठीक है, वो शायद को 5,000 होंगी या शायद इससे भी ज्यादा हो, तो वो फिर हम कितनी करेंगे, वो तो नहीं हम कर सकते ना। इसीलिए जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में आ सकती हैं उनको हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। फिर मैंने वोकैबुलरी का, मैंने अब आपको कहना ही था कि एक दो दिन में मैं लिस्ट एक भेज दूंगा, जीआरई की लिस्ट या गैट की जो वोकैबुलरी लिस्ट होती है, तो उसमें से आप जरा उनके जो क्योंकि वो इंग्लिश में मीनिंग का मतलब होता है एंटोनिम्स, और एंटोनिम्स या सिनोनिम्स ये पेपर में आ जाते हैं, तो आपको अगर वर्ड का मतलब आता होगा तो ऑब्वियसली आप चूज कर लेते हैं। इतना बड़ी बात नहीं है वो, मुझे पता है इतना मुश्किल नहीं है, और शायद 2 या 3 ऐसे होंगे वर्ड सवाल, ठीक। तो इसलिए मैं उसके ऊपर इतना भी फोकस नहीं कर रहा, वो अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। अच्छा, उसके बाद लिंग्विस्टिक्स का पोर्शन है, यकीनन वो तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम करेंगे दोबारा एक दफ़ा, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनका रिव्यू हो जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको समझ आ जाएगी, उम्मीद है मुझे कि समझ आ जाएगी। अच्छा, इसके अलावा लिटरेचर क्या है और इंग्लिश सब्जेक्ट क्या है वो मुझे नहीं पता। अगर इन सारी चीज़ों में इंग्लिश का सब्जेक्ट नहीं कवर होता ना, तो फिर कभी कवर ही नहीं हो सकता, बड़ी ऑब्वियस बात है, ठीक है। और अगर आप ये आपको शायद आज फील हो रहा होगा कि आज मेरी ज़रा टोन थोड़ी सी ज़रा सीरियस है, और वो सीरियस इसीलिए है कि आप लोग इस सीरियसनेस को सीरियस ले नहीं रहे, इस एग्ज़ाम को जितना सीरियस लेना चाहिए। और सीरियस क्यों लेना चाहिए? क्योंकि ये 17 स्केल है, बहुत टफ कंपटीशन है, एक दफ़ा चांस आया होगा तो अगला 3 साल बाद बारी आएगी, ठीक है। और वो 3 साल में पैसों की बात नहीं है, आपका जो 3 साल का जो एक्सपीरियंस है, जो एक पब्लिक सेक्टर का एक्सपीरियंस है, वो आपके ज़ाया हो जाएंगे 3 साल, ठीक है, ऑटोमेटिकली ज़ाया हो जाएंगे। और इसका कंपटीशन बहुत टफ होता है, आपने इंटरव्यू में बैठना है, आपसे जो सवाल होने हैं उनके जवाब आपने इस लेक्चर से देने हैं। मैं आपको ये बता दूं, ये जो लेक्चर्स आप ले रहे हैं ना, इन सब में से आपसे इंटरव्यू के सवाल हो जाने हैं। फर्ज करें एक बंदा कहता है मुझे जो है ना वो पसंद है, जॉन डन पसंद है, फर्ज करें एक बंदा कहता है, तो उससे अगला सवाल क्या होगा? मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में बताएं। उससे अगला सवाल क्या होगा? क्या और उस दौर में पोएट्स थे? तो आप बताएंगे हाँ जी, कैवेलियर्स भी थे, ठीक है। और कैवेलियर से बात आएगी, दोबारा वो डॉक्टर जॉनसन पे चले जाएंगे, क्योंकि मेटाफिजिकल टर्म किसकी है? डॉक्टर जॉनसन की है। डॉक्टर जॉनसन से बात किधर जाएगी? क्रिटिसिज्म पे, ठीक है। ये भी हमने सारा कुछ करना है। तो आप मुझे बताएं, कोई ये हो सकता है कि आप सिर्फ जॉन डन तैयार करें और आप पास हो जाए इंटरव्यू में? ऐसा नहीं होता, ठीक है। फुल रगड़ा लगता है, जिसे कहते हैं ना रगड़ा लगता है, वाकई रगड़ा लगता है, ठीक है। और जॉन मिल्टन, मैंने जो अपना इंटरव्यू था उसमें जॉन मिल्टन का नाम लिया था, खैर मैं ये बताना तो बाद था लेकिन आज ही बता देता हूँ। जॉन मिल्टन का मैंने नाम लिया था, मुझे उस वक्त पसंद था, उन्होंने उसका कोई वर्क नहीं छोड़ा जिसके बारे में सवाल ना किया हो, ठीक है। और अगर ना पढ़ा होता तो समझे उड़ गया था, ठीक है। अब वो ये सारा इसलिए जरूरी है, ठीक है। ये तो सारे मैं आपको लेक्चर्स दे रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ इसको रिवाइज करें, नोट्स इसमें से लें और इसी को दोबारा रिवाइज करते रहें, ठीक है। जो इसमें से नोट्स ले रहे हैं, जिसने वो पॉइंट आउट किया था वो बात कि वो बिफोर क्राइस्ट नहीं कहना था, आफ्टर डेथ कहना था, वो नोट्स आंखें खोल के ले रहे हैं, ठीक है। तो एक आधा गलत हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि इसमें सारी बातें ही अब गलत होंगी, ठीक है। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे हैं बुक कौन सी पढ़ें, ठीक है। अब बुक आप खोल लें और उसमें से फिर ये सारी बातें निकालनी शुरू कर दें, आपको किसी एक बुक में तो कुछ मिलेगा ही नहीं, एक बुक में, किसी भी एक बुक में कुछ नहीं है,
ठीक है, डिफरेंट किताबें हैं जिनके अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं और जहां से आपको इकट्ठा करके बताया जा रहा है। ठीक है, और एमसीक्यूज वाला काम सिर्फ ये है कि प्रैक्टिस, और वो एंड पे करेंगे। ठीक है, अब मुझे कोई बंदा ये सवाल ना करे, जो सवाल आपने करना है जो पीछे लेक्चर गुजर गए हैं उनके बारे में सवाल करें, आगे वालों के बारे में सवाल करेंगे मैं कभी जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, और नहीं तो उल्टा इतना लंबा दोबारा लेक्चर हो जाएगा। पीछे वाले जो गुजर गए हैं उनके बारे में सवाल करें। ठीक है, बेशक आप 15 दफा कर लें, 16 दफा कर लें, वो कोई बात नहीं है। ठीक है, वो बंदा भूल सकता है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपको रिकॉर्डिंग्स में नहीं मिल रहा तो आप मुझसे पूछ लें, लेकिन आगे के बारे में सवाल करेंगे तो मुझे बताएं। अगर आप ये 13-12 लोग हैं यहाँ पे, वैसे 14-15 हैं आप लोग पूरे, तो अगर 14-15 बंदे भी 2-2 सवाल भी करें तो मुझे बताएं जरा कितना टाइम लग जाएगा। और वो जो नया अगले जो मैंने अभी एक्सप्लेन ही नहीं किया हुआ, पहले मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा वो। ठीक है, वो एक्सप्लेन करूंगा उसके बाद ही बताऊंगा, तो नहीं तो समझ ही नहीं आएगी, फायदा ही कोई नहीं होगा उसका। ठीक है, तो ये सारी बातें दोबारा एक दफा मैंने अब कह दी हैं ताकि कोई अपना नुकसान ना कर बैठिएगा। मैं अब आपको दोबारा बता दिया, अपना नुकसान ना कर लीजिएगा एमसीक्यूज की किताबें पढ़ पढ़ के, या जनरल नॉलेज किताबें पढ़ पढ़ के, या यूट्यूब की वीडियोस देख देख के। ठीक है, जिधर पता नहीं कौन कौन लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, आप उनको मैं तो नहीं जानता, आप लोग शायद उनको जानते हो, बड़े वो कोई लिटरेचर के माहिर होंगे, लेकिन पाकिस्तान के अक्सर यूट्यूबर्स का जो हालात हैं वो मुझे पता है। ठीक है, और इसीलिए मैं यूट्यूब पे चैनल पे कोई चैनल भी नहीं बनाता, लेकिन ये अभी आपको जो वीडियोस क्योंकि फैसिलिटेट करने के लिए एक स्टूडेंट है जिन्होंने कहा कि मैं वो अपलोड करूंगी, और वही सारा जो ना काम कर रही है, और उसी ने चैनल का नाम भी कोई और ही है। ठीक है, वो ऐसी मजाक मजाक मेरे नाम पे बनने लगा था, लेकिन मैंने कहा नहीं। तो वो बहरहाल इसलिए है कि आप लोग जब भी आपको मौका मिले आप उसको आराम से देख सकें। ठीक है, क्योंकि वो बहुत से लोगों को गूगल ड्राइव का मसला हो रहा था कि गूगल ड्राइव नहीं उनसे रिट्रीव हो रही, मोबाइल्स के ऊपर नहीं आ रही, तो यूट्यूब तो सारे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, किसी वक्त भी कर सकते हैं, प्ले लिस्ट भी बना, जो भी आपने करना है तो वो ये कर रही हैं, और थैंक यू वेरी मच जो ये काम कर रही हैं। सब आप लोग सबका कहना बनता है वैसे तो मैंने आप सबके बिहाफ पे उन्हें कह दिया, तो वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, किसी वक्त भी। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका एक बड़ा अच्छा मैं आपको हल बता देता हूँ। अब अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन आती है, आप वहां पे रोक के वीडियो को या जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है उसको रोकें वहीं पे, और उसका जो टाइम लाइन नंबर आ रहा है ना उसका, फर्ज करें अगर 10 मिनट्स की वीडियो है तो 7.35 पे कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको मेंशन कर लें। ठीक है, अपने नोट्स में ही जहां पे भी आपको कोई इशू आ रहा है, और आप फिर मुझे वही बताएंगे, मैं उसको एक्सेस करके देख लूंगा कि मैंने वहां पे क्या बात कर रहा था या क्या नहीं कर रहा था। ठीक है, अगर यानी कि पता ना लग रहा हो। और वैसे भी आप नोट्स बना सकते हैं दोबारा भी जब मर्जी आप उसे एक्सेस करें, पेपर से पहले पहले। अच्छा, तो अब हम चलते हैं आज के जो लेक्चर है, और ये इसके अंदर मैंने आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि पिछली जो हम पढ़ चुके हैं वो एज क्या है, उसके बाद रेनेसांस को आज हमने दोबारा एक तरह से रिव्यू में आपको इसका देने लगा हूं। रेनेसांस हमने ये बात की थी कि रेनेसांस मींस रिवाइवल ऑफ लर्निंग, और ये शुरू कहाँ से हुआ था? ये इटली से शुरू हुआ। और रिवाइवल ऑफ लर्निंग से क्या मुराद है कि जो क्लासिकल टेक्स्ट थे, क्लासिकल वर्क्स थे, उनको ट्रांसलेट किया जाने लगा, और उनको दोबारा लोगों ने एक रीन्यूड पैशन के साथ और रीन्यूड इंटरेस्ट के साथ उनको पढ़ना शुरू किया। और जब उनको रीन्यूड इंटरेस्ट के साथ पढ़ा तो उस वक्त के जो रिलीजियस स्टैंडर्ड्स थे यकीनन उनसे बहुत सी बातें मुख्तलिफ थी। रिलीजन जो है वो रोमन कैथोलिक चर्च है, और वो कब आया, जाहिर बात है हदीसा के जो है ना वो ऊपर जब उठाए लिया गया उनको, उसके बाद ये फैला है रिलीजन, उससे पहले फैला नहीं था, तो उसके बाद फैला है। ठीक है, और उससे पहले जो फिलोसोफर्स थे यानी कि प्लेटो, सोक्रेटिस, अरिस्टोटल, और भी बड़े होंगे फिलोसोफर्स और राइटर्स और पोएट्स जो भी उस वक्त के थे, उन सारे लोगों की जो नॉलेज था वो यकीनन क्रिश्चियन नॉलेज से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, अब जब उन्होंने रिवाइव किया, उन सारे टेक्स्ट को पढ़ा और डिफरेंट अंदाज से देखना शुरू किया, और दुनिया में उस वक्त और भी काम हो रहे हैं, इधर उधर से भी चीजें आ रही हैं। ठीक है, अरब वर्ल्ड के अंदर आपको पता है कि कितना चेंज आ चुका था, और हर तरफ एक जो है ना वो लर्निंग का चल रहा था सिलसिला। तो रीन्यूड पैशन के साथ उन्होंने पढ़ना शुरू किया, और फिर उनको समझ बहुत से ऐसे आइडियाज आ गए जो कि चर्च के आइडियाज नहीं थे। पहले सिर्फ चर्च का एक आइडियल था,
कि जी चर्च जो है ना वो पोप जो है वो खुदा का जमीन पे नायब है और जो बात वो कहेगा वही बात फाइनल है, फाइनल वर्ड है वो, ठीक है जी। और किंग को भी ऐसे ही सपोर्ट करते थे वो लोग। रिवाइवल ऑफ लर्निंग में क्या हुआ, सेकुलर थिंकिंग आनी शुरू हो गई, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में मैं आज उसको कर रहा हूँ। सेकुलर थिंकिंग आई। सेकुलर थिंकिंग से क्या हुआ, सबसे पहले जो बंदे ने सोचा, लोगों ने ये सोचा सेकुलर थिंकिंग में क्या होती है, आपकी रैशनलिज्म आ जाती है, यानी कि आप अपनी सेंसेस पे बिलीव करना शुरू कर देते हैं। ह्यूमनिज्म का मतलब ही ये था कि इंसान का जो वजूद है वो सारी कायनात का सेंटर है, ठीक है। ह्यूमनिज्म का ये मतलब है। अब ह्यूमनिज्म निकल कहां से रही है, सेकुलरिज्म से आ रही है, ऑब्वियस बात है। पहले आपने सिर्फ ये कहा हुआ है कि चर्च इज द सेंटर और पोप इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, रिलीजन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप सेकुलरिज्म आई तो साथ ही एक बात आ गई कि इंसान जो है ही इज द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। अब ये किधर से बात निकली है, आप अरिस्टोटल को देखें, आप प्लेटो को देखें, सोक्रेटिस को देखें, पुराने ड्रामाटिस्ट देखें, सब किसके ऊपर बात कर रहे हैं, सब इसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि इंसान की जो प्रॉब्लम्स हैं इस दुनिया में उनको डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने पढ़ा है आपने इडिपस रेक्स, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, ह्यूमैनिटी का प्रॉब्लम है, वो रिलीजियस प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। इसी तरह अरिस्टोटल ने जो अपनी थ्योरीज दी हैं रिलीजियस तो नहीं दी, ठीक है, उसने भी सेकुलर किस्म की थ्योरीज हैं, ह्यूमन जो इंटेलेक्ट है उसकी पर बेस कर रही हैं। ये एक चीज आ गई, ठीक है। और रीन्यूड इंटरेस्ट जो था स्टडीज के अंदर, जब अब नई नई चीजें पता लग रही हैं तो एक्सप्लोरेशन के अंदर लोगों को मजा आने लग पड़ा, लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, नॉट इन टर्म्स ऑफ बुक्स बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ लैंड। इधर उधर के इलाकों में एक्सप्लोरेशन हो रही है, ठीक है। और अगर हम स्पेसिफिकली इंग्लैंड की बात करें तो ब्रेक फ्रॉम द चर्च एक सामने आई हमारे, ठीक है, जो हेनरी द एट्थ जो था उसके दौर में हुआ कि उसने चर्च से ब्रेक ऑफ कर लिया। और इससे पहले जो एक इंसिडेंट है वो जॉन वाइक्लिफ का है, जिसने ट्रांसलेट किया बाइबल को, और जब ट्रांसलेट किया उसने फिर कहा कि हमें वी मस्ट गो बैक टू द प्रिंसिपल्स, जो प्रोटेस्टेंट आइडियोलॉजी की बेसिस थी। और प्रोटेस्टेंट आइडियोलॉजी की बेसिस उस वक्त प्रोटेस्टेंट नहीं, उस वक्त वो लॉर्ड्स के नाम से मशहूर हुए, और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता प्योरिटन्स सॉरी प्रोटेस्टेंट उनको कह जाने लगा, फिर प्योरिटन्स बन गए। प्योरिटन्स यानी कि उनकी जो एक्सट्रीम फॉर्म है प्रोटेस्टेंट्स की वो प्योरिटन है। और उसके बाद जब वो उनकी फॉल हो गई, प्योरिटन्स की रेस्टोरेशन है, उसके बाद फिर आप देखें तो प्रोटेस्टेंटिज्म आपको बहुत ज्यादा नजर आएगी, ठीक है। वो हम आज उसको जरूर हम देखेंगे। अच्छा, ये तो हो गया रेनेसांस। और इसको शुरू कहाँ से हो रहा है, इसमें कौन कौन से इन्फ्लुएंसेस हैं। नंबर वन, द renewed interest in the old classics. Number two, translation of Bible. Number three, the establishment of Anglican Church. ठीक है। Number four, the printing press. ये सारी जो मैं बातें कर रहा हूँ ये सब कुछ उसके उसको बॉयल अप कर रहे थे, ठीक है। उसको यानी कि कुकिंग ऑफ रेनेसांस इन इंग्लैंड की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इंग्लैंड में जो रेनेसांस के अंदर जो चीजें आ रही हैं वो ये सारी हैं, ठीक है। अगर आप ये कहेंगे कि टोटल वो तो फिर इटली में बहुत पहले शुरू हो चुका था, वो तो चौसर के दौर में शुरू हो चुका था, ठीक है ना। एक चौसर से भी बल्कि पहले शुरू हो चुका था। बोकैचियो और पेट्रार्क वो दोनों इटालियन रेनेसांस की लोग हैं, दांते भी। अच्छा, अब खैर उस तरफ नहीं हम जाएंगे दोबारा। फिर जी जब ये सारा कुछ हुआ तो रेनेसांस के नतीजे में क्या निकला। नंबर वन, ह्यूमनिज्म। नंबर टू, सेंस ऑफ एक्सप्लोरेशन। नंबर थ्री, एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। मैं स्पीड में बोल रहा हूँ, आप लोग इसे बाद में नोट कर लीजिएगा रिकॉर्डिंग सुन के। एक्सप्लोरेशन हुई है और साथ इन्वेंशन हुई हैं, ठीक है। और ह्यूमन थिंकिंग डेवलप होनी शुरू हो गई है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन थिंकिंग और मेडियोक्रिटी इन रिलीजन, यानी कि रिलीजन के बारे में वो मीडियोकर यानी कि मीडियम उन्होंने अपनी जो है ना अप्रोच इख्तियार कर ली। ये क्वीन एलिजाबेथ के दौर में हुआ, ठीक है। जो आपको पता है कि उसने किस तरह रोमन कैथोलिक्स को और प्रोटेस्टेंट्स को साथ साथ उसने रखा हुआ था, बैलेंस एक क्रिएट किया हुआ था, ठीक है। और इसके साथ जो लिटरेचर के अंदर अगर हम देखेंगे तो लिटरेचर में क्या हो रहा है कि रिवाइवल ऑफ ड्रामा, ठीक है, या बल्कि द सेटिंग अप ऑफ ड्रामा ऑन क्लासिकल प्रिंसिपल्स, ये ज्यादा प्रॉपर बात है। और क्लासिकल प्रिंसिपल्स कौन से हैं जिनको मार्लो ने फॉलो किया, जो स्कूल मैन थे। स्कूल मैन कहते हैं यूनिवर्सिटी विट्स को कहते हैं स्कूल मैन, यानी कि जो यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। तो जो स्कूल मैन का ग्रुप है उन्होंने प्रोज भी इंट्रोड्यूस करवाई है और उन्होंने ड्रामा को भी क्लासिकल प्रिंसिपल्स पे एस्टेब्लिश कर लिया। मोरालिटी और मिरेकल प्लेस से हमने जान छुड़ा लिया, ठीक है, इस दौर के अंदर। और उसके बाद
एक रोमांटिसिज्म का एलिमेंट आ गया है। और रोमांटिसिज्म किससे रिलेटेड है? रोमांटिसिज्म इमेजिनेशन से रिलेटेड भी है और जो स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन है उससे भी रिलेटेड है। ठीक है, इमेजिनेशन का काम भी ये होता है ना, बंदा नई नई चीजें सोचता है और नई नई एक्सप्लोर करता है चीजों को, तो ये तकरीबन वही बात है। अच्छा, तो ये फर्स्ट रोमांटिक एज, ये भी एक मैं पॉइंट आपको बता दूं, फर्स्ट रोमांटिक एज जो है वो एलिजाबेथन एज को कहा जाता है। और जो रोमांटिक एज वर्ड्सवर्थ वाली है उसका नाम रोमांटिक रिवाइवल है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है? रोमांटिक रिवाइवल और रोमांटिक एज, इन दोनों में उसको ये सवाल आ सकता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड रोमांटिक रिवाइवल, ठीक है? या हु इज द पोएट फ्रॉम सेकंड रोमांटिसिज्म, आप परेशान हो जाएगा सेकंड रोमांटिसिज्म कौन सी है, ठीक है? तो अगर कोई सेकंड रोमांटिसिज्म की बात करता है तो उसका पर्पस यही होगा कि फर्स्ट रोमांटिसिज्म एलिजाबेथन एज है और उसके बाद जो रोमांटिक एज आती है वो रोमांटिक रिवाइवल, वो आगे वाला है, ठीक है? अच्छा, और इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, रोमांटिक रिवाइवल उसका प्रॉपर नाम है, ठीक है? रोमांटिसिज्म का जो रोमांटिक एज है प्रॉपर नाम उसका रोमांटिक रिवाइवल है। अच्छा जी, दिस बीइंग सेड, अब हम चलते हैं दोबारा वो उसकी तरफ जो मैं बात बता रहा था कि एलिजाबेथन एज के अंदर हमें फिर ड्रामा नजर आया, प्रोज नजर आया। प्रोज के अंदर हमें जो बड़े बड़े नाम थे उनके अंदर फ्रांसिस बेकन था और थॉमस नैश या जो भी उसका नाम है। अच्छा और उसके बाद जो ड्रामाटिस्ट हैं उनके अंदर बड़े बड़े ड्रामाटिस्ट हैं, आपको उन सब के नाम याद होंगे, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी? वो ड्रामाटिस्ट आ गए और पोइट्री भी हो गई, ठीक है? ये सारा कुछ हो रहा है। पोइट्री के अंदर कौन कौन लोग हैं? पोइट्री के अंदर अगर आप उस दौर में देखें तो एडमंड स्पेंसर है, फिलिप सिडनी है, और क्रिटिसिज्म भी कर रहा है फिलिप सिडनी साथ। और उसके बाद जो कैवेलियर्स हैं, मेटाफिजिकल पोइट्स हैं, और जॉन मिल्टन भी है। ये सारे रेनेसांस की है, क्योंकि रेनेसांस बहुत आगे तक जाता है, यानी कि सिर्फ क्वीन एलिजाबेथ की डेथ तक नहीं रहता रेनेसांस आगे भी जाता है, ठीक है? अच्छा, वो एलिजाबेथन एज 1603 में खत्म होती है क्योंकि डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ है, और उसके बाद फिर आगे जो शुरू होता है वो हम आज करेंगे, ठीक है? अब यहाँ से हमने ये करना है कि एलिजाबेथ जब क्वीन एलिजाबेथ जब फौत होती है या मरी, उसके बाद फिर क्या सारा सिलसिला चला। अच्छा, अब 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ होती है, और यहाँ पे आप शेक्सपियर को भी अगर आप देखते हैं या दूसरे जो ड्रामाटिस्ट देखते हैं, हमने जिक्र किया था कि डॉक्टर जॉनसन, सॉरी, बेन जॉनसन किसके खिलाफ था? द डिक्लाइन ऑफ ड्रामा के खिलाफ था। और ड्रामा में डिक्लाइन क्यों हो रहा था? क्योंकि वो अजीब गरीब से ड्रामाटिस्ट जो हैं वो आने शुरू हो गए थे, जो कि बिल्कुल यानी कि एक फजूल ड्रामाटिस्ट कह लें आप उनको, जिस तरह मैं सिंगर एंड फोर्ड था, फिर फ्लेचर था, बेमंड था, वेबस्टर है, ठीक है, जिनकी ट्रेजेडी का नाम भी वो ब्लड ट्रेजेडी है और कोई कोई ट्रेजेडी कर रहा है। अब वो जो एलिजाबेथन एज के अंदर ड्रामा ने अपनी पीक देख ली थी, वो खत्म हो चुकी थी, ठीक है जी? वो इस दौर में खत्म हो चुकी है, जो एलिजाबेथन दौर में ड्रामा की पीक थी। अब ड्रामा जो है वो बड़ा ही बेस एक तरह से हो गया है, इमोरलिटी बहुत आ गई है, वल्गैरिटी इन द एंशिएंट सेंस, यानी कि अजीबोगरीब जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छे अल्फाज नहीं हैं, जो किसी ज़माने में फ्लावरी लैंग्वेज, जो शेक्सपियर का एक बड़ा ज़बरदस्त बात थी। शेक्सपियर क्यों मशहूर है? अपने एक्सप्रेशन की वजह से, कि वो बात को एक्सप्रेस करता है बड़े तरीके से, जो आयरनी थी वो सारा कुछ खत्म हो रहा है अब, ठीक है जी? अच्छा, अब ये डिक्लाइन एकदम तो नहीं आता होता, लेकिन आमतौर पे एकदम नहीं आता, लेकिन यहाँ पे एकदम ही तकरीबन आया। जैसे ही ये शेक्सपियर रिटायर होता है ना, उसके बाद कोई ड्रामा लिखा ही नहीं गया, कोई सॉलिड किस्म का ड्रामा जिसके ऊपर लोग कहेंगे जी बड़ा जबरदस्त ड्रामा था, ठीक है? तो ये एक चीज जो हमें नजर आती है शेक्सपियर के अपने उस अगर कैरियर को आप देखें तो उसमें से ही पता लग जाता है हमें ये। अच्छा, और एलिजाबेथन पीरियड को अगर आप देखें तो कई दफा ऐसा होता है कि आप कुछ हिस्ट्रीज के अंदर आप देखेंगे कि वो जेम्स वन का जो टाइम पीरियड है ना उसको भी उसमें शामिल कर रहे होते हैं, ठीक है? अभी कुछ दिन पहले एक कमल ने शायद शेयर किया था वो एलिजाबेथन एज के ऊपर, और उसके अंदर एज लिखी हुई थी 1625 के ऊपर एंड हो रही है, ठीक है? और उसने फिर उसको करेक्ट किया था कि नहीं, ये 1625 नहीं है, बल्कि एक मिनट जरा, पता नहीं सलमान हैदर कौन है। अच्छा खैर, तो 1625 के अंदर वो एंड हो रही थी एज, और उसने उसे करेक्ट किया था कि 1625 नहीं है बल्कि 1603 है, ठीक है? अब वो मैं जरा इसी पॉइंट के ऊपर, मैंने उस वक्त तो उसे नहीं किया था, अब मैं उसको एलुसिडेट कर रहा हूँ जरा, कि जेम्स वन की जो रेन है वो शुरू हो रही है, सॉरी ये मैं लिख देता हूँ, जेम्स वन ये शुरू हो रहा है 1603 से, जारी बात है जैसी वो मरी है उसके बाद से शुरू हो गया, और ये कब तक चला है? ये 1625 तक, 25, ठीक हो गया?
अच्छा, इसको भी वो इंक्लूड कर देते हैं। और अब इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है जैकोबियन एज। हालांकि किंग जेम्स है तो जैकोबियन एज क्यों कहते हैं, ठीक है। अब ये जेम्स 1 है, ये याद रखना है आपने, ठीक है, जेम्स 1 है, जेम्स 2 के साथ इसको आपने मिक्स नहीं कर देना। तो जेम्स 1 की जो जैकोबियन एज है वो यही है। अब जैकोबियन एज हम क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि लैटिन के अंदर जैकब जो है वो जो है ना वो कहा जाता है जेम्स, जेम्स असल में जो लैटिन वर्ड है जैकब उससे निकाला गया है। जैकब जो है एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। और हजरत याकूब जो थे, ठीक है, ये वही उन्हीं का नाम जो है ना जैकब जो है वो जैकब भी कहते हैं उनको, जॉब भी कहते हैं, और ये इस तरह उन्होंने नाम निकाले में, ठीक है। और जैकब से जेम्स बनता है, यानी कि इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करना जेम्स बनता है। तो अब इन्होंने अगर उस एज का नाम रखना था तो इन्होंने उस एज का नाम जैकबियन एज रखा है, ठीक है। इसी तरह जो इससे अगली एज है वो चार्ल्स 1 की है, और चार्ल्स 1 का नाम उस दौर का नाम रखा हुआ है कैरोलिन पीरियड, ठीक है। तो आपने उससे परेशान नहीं होना कि कैरोलिन पीरियड कौन सा आ गया। तो कैरोलिन चार्ल्स 1 से है, चार्ल्स 1। अब जाहिर बात है वो 1625 से शुरू होगा और जाएगा 1649 तक, जहां तक उसको बिहेड नहीं किया गया, ठीक है, उसकी गर्दन उतार दी थी। ये जब प्यूरिटन्स आ गए थे ना, रेवोल्यूशन आया, बड़ा खूनी किस्म का इधर इनकलाब आया, और उसके बाद फिर जो है ना इसको उतार दिया। और फिर जो आगे सारा सिलसिला बना वो भी थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, सिविल वॉर पहले हो गई थी, 1649 में नहीं हुई थी सिविल वॉर पहले हो गई थी, लेकिन इसको ज़रा उतारते उतारते थोड़ा टाइम लग गया हमें। अच्छा तो उसके बाद जी ये अब मैंने आपको बताया, ठीक है। इस जेल को पिछली एज जैकबियन एज और ये एज कैरोलिन पीरियड, ठीक है। कैरोलिन पीरियड को आपने उसमें शामिल नहीं करना है एलिजाबेथन एज में, ठीक है। और यानी कि अगर आपसे सवाल आता है और उसमें 1603 ऑप्शन दी हुई है तो फिर आपने 1603 लिखना है, ठीक है। फर्ज करें आपको सवाल आता है, ये नहीं होगा कि 1603 और 1625 दोनों दिए हों, ये दिए होंगे तो साल लिखा होगा डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है। ये आपने इसको ज़हन में रखना है। और टू बी ऑन सेफर साइड आप 1603 पे ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर 1603 की ऑप्शन ही नहीं देता तो आपने ये नहीं कहना सवाल गलत है, फिर आपने उसको 1625 कर लेना है, ठीक है। ये इसलिए करेक्शन जरूरी है। और ये आपको याद आएगा फौरन, जैसे ही आप पेपर के अंदर बैठा, अगर ये सवाल आया हुआ तो ये फौरन आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि इसे हमने डिस्कस कर लिया। ये होता है डिस्कशन का, इंशाल्लाह ये फायदा आपको जरूर पता लगेगा पेपर में। अच्छा जी, उसके बाद चार्ल्स 1 की जो रेन है, ठीक है। अब जेम्स 1 का जो पीरियड है, ये हमने उस दिन जब फ्रांसिस बेकन का जिक्र हो रहा था तब हमने डिस्कस किया था इसे, कि फ्रांसिस बेकन क्यों जेल हुई थी उसे। वो इसलिए कि वो जनाब किंग चार्ल्स जो था, और सॉरी किंग जेम्स 1 जो था, उसके दौर में वो लॉर्ड कीपर बना है। क्वीन एलिजाबेथ ने तो उसे आगे नहीं आने दिया, उसे पता था बड़ा सियाना बंदा है, उसने उसको आगे नहीं आने दिया। लेकिन जेम्स 1 जैसे ही आया है, साथ ही उसको जो है ना वो लॉर्डशिप मिल गई और वो लॉर्ड कीपर बन गया, वो ऑफिशियल स्टैंप उसके पास थी। और फिर जब पार्लियामेंट में उसका ट्रायल हुआ है तो उसको बचाया किसने है, उसको बचाया भी इसी जेम्स 1 ने है। क्यों बचाया था, क्योंकि ये भाई करप्ट था खुद, ठीक है। और बेकन ने इसी के लिए तो करप्शन की थी सारी, खुद भी साथ पैसे रखे होंगे लेकिन इसको ये भी साथ था। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें कि करप्शन अगर आ गई है तो फिर हर तरफ करप्शन नहीं होगी क्या सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर क्या वो फ्रेशनेस और वो जो उसके अंदर एक यूथ वाला एलिमेंट था वो क्या रहा होगा, ठीक है। उधर से आप देखते हैं मॉरल डिक्लाइन उधर भी तो नजर आ रहा है आपको, शेक्सपियर के जैसी गया है उसके बाद एकदम बड़ा वल्गर ड्रामा हो गया है बिल्कुल, एक जैसे यानी कि कोई लिटरेरी टेस्ट नहीं है जैसे। अच्छा, इसीलिए इस दौर में आपको जो पोएट नजर आते हैं, अगर जॉन डन को, ये इन सबको हम पीछे शामिल कर लेते हैं, ठीक है। जॉन डन वगैरह और कैविलियर्स, इन सबको हमने डिस्कस कर लिया था क्योंकि वो पीछे से लेके आ रहे थे सारी चीजें, ठीक है। और इस इसमें आपको सिर्फ एक जॉन मिल्टन मिलता है या एक जॉन बनियन है, और ये दोनों बंदे जो हैं ये दोनों प्रोटेस्टेंट्स हैं, ठीक है, प्योरिटन्स हैं, बहुत हैवी किस्म के प्योरिटन्स हैं। और ये इसीलिए यहाँ पे हमें मिलते हैं। और इनकी पोएट्री भी अगर आप देखें तो रिलीजियस है, वो वाला तो दौर खत्म हो गया जिसके अंदर एक रोमांटिक एलिमेंट था और ये सब कुछ था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दोबारा इसे मैं करने लगा हूँ कॉल, और आप लोग यहीं पे रहिएगा, इसी लिंक से दोबारा कनेक्ट होंगे।